यदि वो बोलते बोलते रोने लगी, बहुत अच्छा बात है, वो ठीक है, तो वीडियो के पास कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हाथ में वो चीजें थोड़ी देर भगवान दे देते हैं, ये सकल याद करता है, पर वो चाह कर नहीं होता है। ऐसा संहिता में एक बात उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि मंत्रवत प्रयोग कर, क्यों दिमाग लगाना, जब उन्होंने मना ही कर दिया दिमाग लगाने तो फिर क्यों। अब जितने भी लोग हाई एकेडमी में चले जाते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन कम काम करते हैं, भक्त वालों ज्यादा काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे का जन्म होने के लिए यदि आप स्टडी करने जाओगे तो क्रोमोसोम से लेकर के पूरी स्टडी है, तो क्या बच्चा पैदा करने के लिए स्टडी की जरूरत है? क्या है हार्मोन का ट्रीटमेंट? क्या है चमन क्लास सिला देते तो चलो थोड़ा दे देंगे ना यार, इतना क्यों सोचेंगे? वो नया नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो अपने सीनियर से कॉल करेंगे, सर तो वो कहें कि अंशांश कल्पना बताओ, दोस्त की संरचना बताओ, आवरण देखिए कि नहीं देखिए। भाई तो आवरण देख लेंगे, जब अंशांश कल्पना वो कर लेंगी, दवाई सिलेक्शन ठीक क्लास क्यों किया? वृंदावन की खास बात यह है कि ये ऐसा जगह है ना जहाँ वेदांत के सूत्र भी नृत्य करते हैं, यानी सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। प्रेम की नगरी है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे प्रेम की। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम मुरली मनोहर है और मैं न्यूरो स्पाइन इनफर्टिलिटी और मेंटल डिजीज में ट्रीटमेंट करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मानस रोग हमारा अपना विषय है। मन के बारे में, मन इंद्रियों का राजा है। हम सभी इस चीज को बहुत पहले से जानते हैं कि मन की चिकित्सा करनी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा या डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे बताया गया है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय, यहाँ तक तो हो गया। आगे प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, यानी इंद्रिय मन इनकी प्रसन्नता जब तक नहीं होगी तब तक पेशेंट हमारा क्योर नहीं हुआ है। अब आज के डेट में क्या है कि मन या यहाँ से डिजीज स्टार्ट हो रहा है, यानी हेतु हमारा मन से आ रहा है। और हमें जब चरक संहिता पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में जब हम जाते हैं तो वहां बताया गया कि हेतु, लिंग और औषध, हमें तीन चीज को ध्यान देना है कि बीमारी क्यों हुई, क्या लक्षण आया और फिर क्या हमें ट्रीटमेंट देना है। तो जब हम हेतु की बात करते हैं तो यहाँ हमें अब ये देखना होता है कि जैसे मुख्य आहार विहार या अग्नि पुष्टि या एग्जाम पास करने के लिए लिखते हैं, पर अब आज के डेट में क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, एक्स्ट्रा डिजायर, बहुत सारी चीजें हेतु के रूप में आती है जो हमारे बॉडी में दोषों को प्रकोप करता है। और जब तक मेंटेनेंस कॉज बना हुआ है, यानी कोई पेशेंट हमारे पास आया है जो इन सभी चीजों से दोषों को प्रकोप कर रहा है और हम उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे करके ठीक करके भेजते हैं और ये कॉज यदि हम नहीं हटाए हैं तो वापस से फिर वो बीमार होकर आता है। जैसे कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, यानी गीता में कहा गया कि काम है या क्रोध है ये रजोगुण से हुआ है, और रजोगुण क्या है तो वात का लक्षण है। तो अब हमें जब ट्रीटमेंट देना होगा तो हमें इस नजरिए को भी ध्यान में देना होगा। जब हम मानस चिकित्सा की बात करते हैं, संज्ञा को देखते हैं, वहां एक बात लिखा गया है कि मनुष्य ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ये चिकित्सा बता दिया गया। अब ज्ञान, हमारे पास कोई पेशेंट है डिप्रेशन का है, दुख में है, एंजाइटी में है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का घर में कोई मर गया, ठीक है, इस तरह के कारण से वो पेशेंट बीमार होकर मेरे पास आया। अब उसे कौन सा ज्ञान देंगे, कौन सा विज्ञान या कौन सा साहित्य से पढ़ा देंगे, भगवद गीता पढ़ो ज्ञानी हो जाओ, ये कुछ है नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें तब आयुर्वेद में जरूरत आती है कि ये जो मन है इसको हम ड्रग, जैसा भी सर ने कराया, एक म्यूजिक बजाया, उसके थ्रू हमें समाधि की अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया किया ताकि हम उस प्रक्रिया में जाएं, समाधि तक पहुंचे और हम मन को शांत कर सके। वैसे ही ड्रग इंड्यूस्ड समाधि की एक प्रक्रिया है जिसको शिरोधारा कहते हैं, ठीक है, यानी हम समाधि तक ही ले जाना चाह रहे हैं, मन को स्टेबल नहीं करना चाह रहे हैं, बट प्रक्रिया क्या है, शिरोधारा है। यानी वहां पे हम दवाइयों के थ्रू पेशेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके मन का और शरीर का जो ये लगातार सामंजस्य बना हुआ है, जो मूर्छना बनी हुई है ना, उसको तोड़ना है, मन को स्टेबल करना, थोड़ा सा इस चीज से डिटैच करना। जैसे वो डिटैच होगा वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि मन आत्मा के सबसे नजदीक होता है और आत्मा जो है ना वो प्योर चीज है। तो डिजीज जब भी हम मानस रोग को ट्रीट करने चलेंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है। फिर बात आती है कि हम संहिता को एज इट इज माने, जैसा लिखा है वैसे ही मानना है, क्योंकि इसके बारे में हमें उन्होंने क्या क्या रखा है। संहिता जब देखें तो इदम आगम सिद्धत्व प्रत्यक्ष फल दर्शन, मंत्र संत, अब मंत्र के जैसा प्रयोग करना है। जैसे बहुत सारे मंत्र है, इसका मीनिंग आप देखोगे तो नारायण को प्रणाम है, शिव को प्रणाम है, ऐसा इसका अर्थ आता है।
पर उसका जप करो, उसको लगातार उसका हम लोग जब पठन करते हैं या मानस जप करते हैं तो वो हमारे अंदर वो चीजें डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा संहिता में आता है कि रुद्र या प्रमुख ये गण की उपासना कीजिए, उन्माद ठीक हो जाएगा। अब प्रश्न है कि ये कहाँ से आया है और इसको हम कैसे करेंगे। तो हमारा जो ये ग्रंथ है, सर ने बताया वैशेषिक से नजदीक है और इसकी वर्णन, यदि इसका वर्णन आप देखोगे तो कुमारिल भट्ट एक आचार्य हैं जिन्होंने मीमांसा का वर्णन किया। मीमांसा में इनकी पूजा वर्णन है। वैसे ही यदि आप लोग देखना चाहोगे तो आगे बलि इत्यादि का वर्णन सब मीमांसा दर्शन का है। तो हमें जब अपने संहिता को देखना होगा ना, तो इसके साथ साथ हमें उन चीजों को भी देखना होगा जो इनको फुलफिल करने वाले ग्रंथ हैं। या यहाँ से हमें हिंट मिला कि इस तरीके से करना, अथर्ववेदीय उपासना करानी है, तो अथर्ववेद या कोई वेद का यदि बात आ रहा है तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है, उस जगह पर जाकर के हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब ये है मन की बीमारियों के लिस्ट, ठीक है। कुछ जैसे डिप्रेशन है, आपका एडिनोमिया है, सैडनेस है, डिसथाइमिया है, एंजाइटी है। पेशेंट हमारे सामने इसका ही आने वाला है और ये हो सकता है किसी डॉक्टर के द्वारा डायग्नोस हो करके कुछ साल तक सेरोटोनिन, डोपामिन या इस तरह के दवाइयों का सेवन करके या इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर के हमारे पास आएंगे। हमें इनका जब ट्रीटमेंट करना होता है तो इन चीजों को देखना होगा कि जैसे डिप्रेशन है, एक अवस्था है उदासी की। जितने भी केसेस हम लोग देखते हैं अपने यहाँ कैसे क्लिनिक में, अक्सर रस धातु दृष्टि डिप्रेशन लेकर के आता है या शुक्र धातु क्षय वाला डिप्रेशन लेकर के आता है। तो यदि हम डिप्रेशन को एज अ मॉडर्न जैसा देखें और फिर हम सोचे कि हमें सेरोटोनिन पे काम करना है, डोपामिन पे काम करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम क्या दें दवा। दूसरी चीज साइड कीजिए, दूसरा पहले वाला कर दीजिए। दूसरा चीज क्या है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट कोई मेंटेनेंस कॉज लेकर के आ रहा है ट्रीटमेंट में, तो ये जो मेंटेनेंस कॉज मानसिक रोग, साइड नेक्स्ट कीजिए, तो उसमें एक चीज ध्यान देना है कि मेंटेनेंस कॉज यानी हेतु हटाना है। अब आपके पास अभी नए सिनेरियो में पेशेंट आएंगे जो लव फेल्योर वाले केसेस हैं, जहां सुसाइड करने की इच्छा पेशेंट को बन रही है, या आपका ऐसा केस है कि एक जैसे डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव की बात करते हैं कि एक ऐसा कंडीशन हुआ जहां पेशेंट आपका लव या इस तरह की चीजों में फेल कर गया। फेल करने के बाद अब उस फीमेल को या मेल को कोई एक दूसरी बीमारी स्टार्ट हुई, जैसे ग्रहणी हुआ, या ग्रहणी में आप लोग खास करके देखते होंगे, या कई ऐसे मेंटल केसेस हैं कि पेशेंट खुश हुआ, तैयार हुआ, घर से निकलने गया, उसे डर लगा और वो स्टूल कर लिया, फिर बाथरूम के लिए चला गया, या किसी को भय लगा और पेट खराब हो गया। तो भय लगा और पेट खराब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रहणी दृष्टि हो गई है, वो पेट खराब हो गया है, तो उसके लिए हमको सामने ट्रीटमेंट देना है। भय मन में हुआ है, इफेक्ट बॉडी में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि इसके मन की चिकित्सा करनी है। वरना यदि आपको आईबीएस जो मॉडर्न का डायग्नोसिस आप देखे होंगे, सालों ट्रीटमेंट चलता है। आयुर्वेद में भी आपकी सारी दवाइयां लेकर के तमाम चीजें चलाई जाती हैं, डिजीज क्योर होने का नाम ही नहीं लेता। मॉडर्न में जाते वो पेशेंट बेचारे क्या करते हैं, मॉडर्न जाएंगे, जांच करवाएंगे, वहां मेडिसिन लिखवाएंगे, फिर आयुर्वेद आएंगे, फिर होम्योपैथ जाएंगे, वो घूमेंगे, क्योंकि मूलतः वो जो बीमारी है वो मन से बॉडी में आ रहा है। और खास करके होता किसे है, डॉक्टर को होगा, प्रोफेसर्स को होगा, वकील को है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। और वो बताते कैसे हैं, आप ध्यान से देखोगे, यदि पित्त वाला है तो बताया कि सर 2006 में सितंबर में मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं इस डॉक्टर से मिला, फिर उन्होंने ये दवा प्रिस्क्राइब की, ये जान इतना डिटेल बताएगा कि आपके पास सोचो पड़ जाएगा, इतना याद है, ठीक है। और ये आप लोग जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने जाओगे ना, आपको एक केस मिलने वाला है, और आपको जितने भी केसेस मिलेंगे ना स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट अनकरेबल जैसे मिलेंगे। तो आपको बोलेगा कि 3 साल से घुटने का दर्द है, ट्रीटमेंट आप बताइए, कोई दवा बता दीजिए, कोई नुस्खा बता दीजिए। आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछने आ रहा है, नुस्खा पूछने आ रहा है, एक्सपेक्टेशन उसकी वही है।
और अब उसमें आपको अपना इम्प्रेशन बनाना है, क्योंकि यदि आप अपने आप को इम्प्रेस वहां पे कर पा रहे हो, पेशेंट को यदि आपने इम्प्रेस कर लिया, फिर वो आपको पैसा देगा। तो जब भी आप अपना फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो या एकदम नई प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ध्यान एक चीज का देना है कि जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, हो सकता है कि एक महीने में आपको 5 केसेस मिले प्रॉपर देखने के लिए, 5 में 2 को आप रिलीफ दे पाओ, 1 को क्योर कर पाओ, 2 को नहीं क्योर कर पाओ। यदि इतना भी रेशियो आप मेंटेन करते हो ना, तो आप उस चीज को ठीक कर ले जाओगे, आप अपना प्रैक्टिस जमा पाओगे। और जब तक आप अपने क्षेत्र में समृद्ध नहीं होगे, तब तक आपका पड़ोसी या आपको लोग रेफर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यानी अपना प्रैक्टिस में 2 चीज ध्यान देना है। पहला, संहिता को ठीक से जैसा है वैसा समझें। यदि शास्त्र में कोई चैप्टर, जैसे मन की बात में हम बताते हैं ग्रह चिकित्सा या ग्रह की जो दृष्टि वाले चैप्टर्स हैं, जो आपको हमारे ट्रीटमेंट में मिलने वाले हैं, अपस्मार के ट्रीटमेंट में आप देखने वाले हो, उसका जब हम लोग पठन करते हैं तो लगता है ये किस तो आने वाला नहीं है, तो ये सब बेकार के चैप्टर है। और हम लोग चरक पढ़ते हैं तो इंद्रिय स्थान छोड़ देते हैं, विमान स्थान छोड़ देते हैं, एग्जाम में कहाँ से आता है, सूत्र स्थान का 30 चैप्टर में शुरू कर देख लेते हैं। इस तरीके से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं और जब पेशेंट आता है तो पेशेंट एज अ होल आएगा, वो ग्रंथ पूरा लेकर के आएगा। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी लेकर के आ सकता है, कॉजेशंस कहीं भी हो सकते हैं, हेतु कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने यदि सोढल को पढ़ो तो सोढल ने एक बात बड़ा अच्छा लिखा है कि बाल को यदि उखाड़ा जाए तो वो गर्भाशयगत व्याधि को प्रकट करता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस गर्भाशय जन्य विकृति का आते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं आचार्य ने यदि हेतु लिखा है तो वो होगा। अब उसे हटा पाते हैं तो ठीक, नहीं हटा पा रहे हैं तो ध्यान तो रखना है। यदि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है केस है तो वहां पे आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे एक केस है ये, इसमें क्या है कि 26 वर्ष की महिला थी, केस था अनार्थों का। ठीक है, 3 साल से मेंसेस नहीं आ रहा। आप यदि सब आयुर्वेद प्रैक्टिस करोगे और सौभाग्यशाली हुए तो शायद जीवन में 2-4 केसेस फर्स्ट हैंड देखने को मिले। अदरवाइज केसेस आपके सामने आएंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये गायनिकोलॉजिस्ट, ये हॉस्पिटल, वो जांच, सब कुछ करा करके बहुत सारा जांच, बहुत मोटी फाइल, जितना मोटा फाइल लास्ट में आपके पास है, क्योंकि आपको हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, एमडी के ऊपर वाले डॉक्टर, ठीक है, ये आप मानकर चलो, जो कहीं नहीं ठीक होगा सो हम करेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सब बोले ना हम रोमांस कोई वाले बात चाहिए, हम ही हैं, ऐसे है वो नहीं, क्योंकि हम अभी किसी की सजा जानते हैं, हम हेतु जानते हैं। बेचारों को हेतु नहीं पता, कहते हैं इडियोपैथिक कॉज है। अब इडियोपैथिक कॉज मतलब जानते ही नहीं, तो सीधी बोलोगे हमें नहीं पता, अच्छे सारे टर्म बनाएंगे, खूबसूरत से बात बताएंगे, रहता कुछ नहीं है, जांच दुनिया भर में करा देंगे, ट्रीटमेंट कुछ रहता नहीं है, फिर परेशान। अच्छा, गायनिकोलॉजिस्ट जैसे और जो लड़कियां आई हैं, जो महिला वर्ग है, इनका जैसे जिस दिन बीएमएस में जाएंगे, इसमें क्रिटिकल आपको गायनिकोलॉजिस्ट बनना है, वो दिमाग में यही लेकर चल रही है, तो वो योनि जाकर चैप्टर खोलेंगे, यार इसमें कुछ मिलता ही नहीं, कहाँ पीसीओडी का ट्रीटमेंट लिखा है, कैसे करेंगे। फिर वो अपने नया प्रैक्टिस स्टार्ट किए, तो अपने सीनियर्स को कॉल करेंगे, सर हो सकता है नॉन प्रैक्टिशनर ऐसे सीनियर जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको कॉल चला गया जी गलती से, तो वो कहें कि अंशांश कल्पना बताओ, दोस्तों से संरचना बताओ, आवरण देखी हो कि नहीं देखी। भाई आवरण वो देख लेगी, जब अंशांश कल्पना वो कर लेगी, दवाई सिलेक्शन कॉल क्यों किया? यदि वो कॉल की है इसका मतलब है उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारा दायित्व है, या जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनका दायित्व है, वो सही से गाइड कर दें, ध्यान का देखो यहाँ ये चीज छूट रही है। उदाहरण के बताते हैं, आवरण एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े हैं, याद रखिए होंगे इसको। अब पेशेंट है, उसमें पूरे दम लगाकर आपने खोजा यार इसको ये वाला आवरण का प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करोगे? आवरण का ट्रीटमेंट क्या है? च्यवनप्राश, शिलाजित, तो च्यवनप्राश दे देंगे ना यार, इतना क्यों सोचेंगे हम? इतना डेप्थ में जाने का जरूरत क्या है? उदाहरण के लिए एक बच्चे का जन्म होने के लिए यदि आप स्टडी करने जाओगे तो क्रोमोसोम से लेकर के पूरी स्टडी है, तो क्या बच्चा पैदा करने के लिए इतनी स्टडी की जरूरत है क्या? इसलिए मैं पैदा कर रहा है, जो कुछ नहीं जानता वो नहीं पैदा कर रहा है। तो अपने लोगों के पास 2 चीजों का ध्यान देना है कि अपन भक्त है, ठीक है, संहिता पढ़ने वाले हैं, एज इट इज पढ़ते हैं, जैसा लिखा है वैसा करते हैं। नाना जोशी करके एक दुनिया में बहुत बड़े वैद्य थे,
उनके पास जब हम गए थे तो वो हमसे बोले कि देखो ज्यादा नहीं समझना है, संता क्या कह रहा है, आचार्य ने क्या करा है वो देखना है। तो एक किडनी पेशेंट आया उसके पास, उन्होंने हमसे कहा कि अमाशय व्याधि है, अमाशय स्थान है, वमन कराओ, देखते हैं किडनी कम हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस, हम उस समय किडनी को किडनी समझते थे, ठीक है। मैंने कहा था कि ये अमाशय वाली व्याधि है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। उन्होंने मदन फल की पूरी दिया, पेशेंट का बनन हुआ, रिजल्ट है, देखिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि संहिता में एक बात उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि मंत्रवत प्रयोग करो। क्यों दिमाग लगाना, जब उन्होंने मना ही कर दिया दिमाग लगाने से, तो फिर क्यों? नहीं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्रोफेसर ऑनलाइन है जहां बहुत विचार करना है, एक एक थियरी आपको पढ़ाई जाएगी, एक एक चीजें, एक एक निदान पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर आप डायग्नोसिस करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी लोग हाई एकेडमिक में चले जाते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन कम काम करते हैं, भक्त वालों ज्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभ्यारिष्ट बहुत सा जगह है ना, इसका एक नाम पत्या भी है, एक नाम हरिकी भी है, ठीक है। अब अभ्यारिष्ट के जगह पे हरिकिष्ट के नाम से क्यों नहीं अर्थ में लिखा गया? सोचिए, नाम अच्छा नहीं लगता ना। नाम अच्छा नहीं लगा, नहीं ऐसा नहीं। होता क्या है कि एक आयुष के पेशेंट को बाथरूम के लिए जाने में डर लगता है, जाएंगे ब्लड होगा, पेन होगा, नहीं जाते हैं, तो वो इस चीज से डरता है, तो उसका डर को खत्म करना है, इसलिए दे देना है। तो अब बताइए, कोई एक लड़की है या लड़का है, अंधेरे से डर लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, रूम में लाइट बंद है, अंधेरे में गया, एकदम उसका मतलब उसकी हालत खराब हो गई। ऐसे कंडीशन में अब वो पेशेंट आपके पास आ गया क्लिनिक में, सर इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, हाँ ये अंधेरे में रह ही नहीं सकता है या रह ही नहीं सकती है, रहती है तो मतलब कपड़े तक खराब हो जाते हैं, इतना डरती है, या फैन में गिर जाती है, ट्रीटमेंट दीजिए, क्या दीजिएगा? यही ज्ञान विज्ञान, ये नहीं होगा। तो वहां भी आपको अवैरिष्ट काम करना है, यदि वहां भी आपको भय को खत्म करना है तो अवैरिष्ट देना है। इसके साथ और भी चीजें हो सकती हैं, बट ये एक्सपेक्ट और काम करता है। ये जो हम बता रहे हैं वो हमने यूज किया है, हम करते हैं, सो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये केस था जो हम बात कर रहे थे, ये कैसे टाइम थी, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, 3 साल से नहीं आ रहे हैं, तो अपने लोग का जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बनता है ना, वो ये बनता है कि देना है, नाटक देना है, आपको जन्म चिकित्सा कर देना है। हमने भी किया है, कोई रिजल्ट नहीं है, जैसे टाइम बिल्कुल फायदा नहीं, नेक्स्ट टाइम कीजिएगा। सेकेंड टाइम जब है तो उससे जब बातचीत करना स्टार्ट किया, जब आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फेल होगा ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपने फी लिया है, ठीक करो उसको, और जितना मोटा फी लेते हो आपको इतनी ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, और यदि फी नहीं लेते हो तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर आपके चैनल्स मिल जाएंगे कि ये करो वो करो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पर यदि आपने पेमेंट ले लिया तो जिम्मेदारी तो बढ़ गई। तो जब केसेस को हमने बहुत नजदीक से देखना स्टार्ट किया तो वहां पर मैंने देखा कि यार इसमें कुछ मानस लक्षण है। अब मानस लक्षण जब मिलने लगा तो वहां पे एंजाइटी तो मिलना ही है, ठीक। एंजाइटी का एक पहचान है कि आप पेशेंट को बोलो कि आंखें बंद करें, जब आंखें बंद करेंगे तो बहुत तेजी से उसमें फड़कन दिखेगा आपको, यदि दिख रहा है मतलब वो बोले ना बोले एंजाइटी मान लो, ठीक है। दूसरा कामत्सु, कामत्सु क्या था कि इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट था, लव फेलियर था। कब हुआ था? 3-4 साल पहले हुआ था। हुआ क्या कि लड़की बहुत अच्छी थी, कब का कीर्ति वाला जो अपने आप बोलते हैं ना पद्मिनी, स्त्रियों की वैरायटी है, जो आप आनंद मित्रा के साथ पढ़ोगे तो आप देखोगे कामसूत्रा वाले। तो वहां पे क्या था कि ये जो लड़की है उसकी शादी तय हुई, बातचीत स्टार्ट हुआ, इमोशनली काफी अटैच हुआ और लड़का मर गया। एंगेजमेंट के बाद शादी के लगभग 2-3 हफ्ते पहले ये हो गया। अब उससे ये फील होने लगा कि यार मुझे जरूरत ही नहीं, शादी नहीं करूंगा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग पिक्चर बना उसके मन में कि वो पेशेंट का मेंसेस सप्रेशन हो गया। और यदि आप लोग केसेस इस तरह का देख रहे हो ना, तो आप लोग इस हेतु को देखोगे कि यदि मानसिक तेज आघात लगा है, इस तरह का इमोशनल शॉक लगे हुए हैं, तो वहां पे मेंसेस सप्रेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। हाँ नेक्स्ट है एक और पीछे, और पीछे। अब क्या हुआ कि ये जो पेशेंट मेरे पास जब आई तो 2 साल तक उसने क्यों घूमा, हर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास थोड़ा थोड़ा समय दिया, किसी बार 2 महीने
महीना, किसी के बाद 4 महीना, किसी ने हार्मोन थेरेपी लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने 21 दिन दवाई खिलाई, तो किसी ने 5 दिन दवाई खिलाई, बट गोटियां खाती रही, ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हुआ और मेरे पास डायग्नोसिस में कुछ आ भी नहीं रहा था, तो स्टार्टिंग में 2 साल तक घूमने के बाद धीरे धीरे जब मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फेल किया तो मैंने एक इसको अल्ट्रासाउंड करवाया। इसके पहले उसने बहुत सारे टेस्ट कराए थे, टेस्ट नॉर्मल थे, पर सौभाग्य जब मैंने जांच कराया तो वहां पर आपका गर्भाशय का साइज छोटा होता है। अब गर्भाशय का साइज छोटा होता है तो 2 तरीके हैं कि एक का सत्य का बहुधा, सत्य एक है, ट्रीटमेंट हमें करना है, पेशेंट मेरे पास है, करने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम लोग चंद्रकांत देशमुख सर का देखें कि वो बच्चे का विद्यार्थी को पिक करके ठीक करना है, वेदन कर्म कर रहे थे। उसके पहले रामदास सर का देखें, उन्होंने दवाई से जो कन्या ठीक किया, कोई हो सकता है जो पंचकर्म से ठीक कर दे, कोई हो सकता है किसी और तरीके से ठीक कर दे। तो बीमारी हमारे पास आ रहा है, वो दिख रहा है कि ये बीमार है, ठीक करने का तरीका शास्त्रकार नहीं अलग अलग तरीके से दे दिया। हम कहीं से भी जा सकते हैं, कोई रसशास्त्र से ठीक कर सकता है, कोई काढ़े से, कोई शोधन नहीं करेगा, कोई वेदन कर्म करेगा, कुछ भी करेगा। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? जब तक पेशेंट नहीं ठीक हुआ तब तक मानना है कि हमारी प्रक्रिया गलत है। पेशेंट ठीक हो गया मतलब मेरा प्रक्रिया सही है, क्योंकि रिजल्ट मायने रखता है, प्रोसेस नहीं। प्रोसेस हमारा खूब ठीक हो, हमने खूब पढ़ाई किया, एग्जाम फेल कर गए मतलब नहीं पढ़ा, और यदि हमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भले नहीं किया, एग्जाम क्रैक कर लिए मतलब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। तो ये जब केसेस में नेक्स्ट टाइप कीजिएगा, यूट्रस से छोटा होने लगा तो एक मेरा छोटा सा ये बना कि यह मनोदैहिक है, काम सुख की विकृति है, तो अनंग मतलब होता है कि ये काम के जो अधिष्ठान है वहां पे कुछ विकृति रहेगा और आउटवर्ड यहाँ पे दृष्टि देखेंगे। नेक्स्ट ठीक है, ट्रीटमेंट क्या चला? आम पाचक, शिरोधारा। शिरोधारा जब स्टार्ट हुआ इस पेशेंट का तो पेशेंट का एक आप लोग देखेंगे लक्षण में था एथिस्ट, नास्तिक है, कुछ भी बात करो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहती, भगवान का लगता है होते ही नहीं है, सीधे डिस्कार्ड, 1 मिनट में उसको खारिज कर देना है। दवाइयों के बारे में नहीं काम करेगा, एकदम अश्रद्धा ऐसा लेवल का कि किसी चीज में तो श्रद्धा ही नहीं थी। कोई काम मतलब कुछ खाओगे उसमें भी कोई उसकी रुचि है, हाँ खा लेंगे, ये वाला कंडीशन था। तो वहां पर क्या है कि एक तो अश्रद्धा, रस दृष्टि, रस के लिए कुछ करना है, दूसरा शिरोधारा करना है। जैसे सर ने कराया ना आपको कि दवाई के द्वारा मेडिटेट करना है, क्योंकि आप लोग चीज ध्यान दीजिएगा, एक श्लोक है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, कि योग चित्त के लिए है, वाणी के लिए क्या है? व्याकरण शास्त्र। और मलम शरीर से तो वैद्य, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र बना है। और ये किसके लिए है? ये पतंजलि के लिए कहा जाता है कि पतंजलि जो है उनको प्रणाम करने के लिए श्लोक है। यानी ये तीनों शास्त्र एक ही समय एक ही साथ आए हैं मन के चिकित्सा के लिए। हमारे पास रिसर्च सेगमेंट्स बने, अब मन तक हमें पहुंचना है तो हमें मेडिटेशन में जाना होगा। नहीं जा पा रहा है, साउंड से कराएंगे, तेल की धारा देंगे, कपिल धारा देंगे, क्योंकि जैसे सोराइसिस है वहां पर कपिल धारा देते हैं, कपिल का अपना प्रभाव तो है, बट वो जब हम धारा गिराते हैं ना, उस धारा का प्रभाव ये बनता है कि पेशेंट कुछ समय के लिए अपने बॉडी के जो तकलीफ है ना उससे जब अपने आप को डिटैच करता है, मन उससे हटा, तो व्याधि ठीक होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी ट्रीटमेंट चला। सूक्ष्म रजत पितामांसी योग है, ये बहुत अच्छा है, मूड को तुरंत चेंज करता है। 2 मिनट के अंदर यदि आप एक तक ये चुटकी डालो असर आपको आएगा। बस इसमें ये ध्यान देना है कि पितामांसी अच्छी वाला होना चाहिए, तो तेल होना चाहिए। कई सारे आते हैं तेल नहीं रहता है, ड्राई करके रहता है, उसमें नहीं काम होता है। बाकी शास्त्रायुष्ट यमक स्नेह है, सशक्त हिमाप्रवती, ये काम किया। नेक्स्ट टाइप कीजिएगा। ये 6 महीना ट्रीटमेंट चला, यूट्रस भी नॉर्मल हुआ, बाकी जो कॉम्प्लेक्स थे उसके वो भी रिजॉल्व हो गया और उसकी इच्छा हो गई। क्योंकि यदि आप वाजीकरण देखोगे ना उसमें एक हर्ष गुण है, उत्साह, यानी यदि कोई बहुत ज्यादा उत्साह में है ना तो वहां वाजीकरण देना है। और वो नेक्स्ट कीजिएगा। तो ये केस जो आपका था वहां पे क्या है कि मन में एक प्रॉब्लम आया, मन से दोष विकृति हुआ, दोष विकृति होने के बाद बॉडी में लक्षण आया। तो बॉडी की चिकित्सा यदि हम कर रहे हैं, पेशेंट के शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं, और यदि हम पॉजिटिव फैक्टर्स को नहीं ध्यान दे रहे हैं, वहां पर जाकर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्योर डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरा, एक मेरी मम्मी का ही केस है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसमें स्नेक बाइट हुआ था, 2 टाइम स्नेक बाइट और एक बार स्कॉर्पियन बाइट हुआ था।
ये उस समय हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गई, कंटिन्यू अभी इधर कुछ सालों से रोमेटिक जैसा कंडीशन बना हुआ था, स्वेलिंग, पेन, तकलीफ, सब चीज थे। जब हमने बीएमएस कंप्लीट किया तो फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसका, यार ठीक है, वो चक्रदत्त को मैंने देखा था कि अब ये वाला सब बढ़िया है, बस्ती तैयार किए, बस्ती देना स्टार्ट किया, सब कुछ करने के बाद भी फायदा डेवलप नहीं था, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा था। तो हमारे मतलब जो भी सीनियर लोग हैं उनसे बात मिला, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा था कि ये बीमारी का कॉज क्या बन रहा है, और ट्रीटमेंट हम क्योंकि आम बात के लक्षण देख रहे हैं तो आम बात तो क्लियर है, ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं बट फायदा हमें नहीं आ रहा था। तो बाद में ऐसे एक दिन सोचते सोचते, जैसे सर ने बताया ना संता कैसे रख करके सो तो कुछ होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो जैसे सोचे कि यार इनको जो कहीं जो सर्वप्रथम का कुछ खेती तो नहीं है, तो फिर मैंने गर्दिश वाला चैप्टर स्टार्ट किया, फिर वहां से चंपकादि अगर ऐड किया ट्रीटमेंट में, और मम्मी को फायदा काफी अच्छा रिजल्ट आने लगा। यानी एक गर्दिश यदि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो 20 साल बाद जाकर डिजीज को कन्वर्ट कर रहा है और वो क्योर डेवलप नहीं हो देता है। तो जितना ही हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एक फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए एक मन की कोई सिम्टम्स या कुछ प्रॉब्लम उतना ही इंपॉर्टेंट है, दिखना चाहिए एज अ डॉक्टर। किसके मन में कोई तकलीफ है तो वो उतना ही सब्जेक्टिव है जितना कि एक फोड़ा, एक फ्रैक्चर, एक पिंपल्स, क्योंकि यदि मन के पोजीशंस को नहीं ठीक करोगे तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। अब हेयर फॉल हो रहा है, नष्ट दे रहे हैं, शिरोलेप करवा रहे हैं, तो हुआ तो फिर आजकल कपिंग का क्रेज है, कपिंग करवा लिए, रक्तमोक्षण करवा लिए, विलेशन कर दिए, और वो चीज यदि मन वाला नहीं ठीक हो रहा ना तो फिर ये प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है। ये एक दूसरा केस है, पेशेंट 55 वर्ष का था और आयुर्वेदिक दवा का दुकानदार था। तो अपने यहाँ क्या है ना कि हम लोग का जो प्रिस्क्रिप्शन रिजल्ट करता है दवा के दुकानदार, ठीक है। जैसे हम लोग जब बीएमएस फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो किसी एमडी डॉक्टर का ये पर्चा है, किसी घर वालों ने किसी को दिखा लिया, एम्स में दिखा लिया, उसका एक पर्चा व्हाट्सएप कर देगा, बाबू देखो तो सही लिखा है डॉक्टर साहब, मतलब एक बार वेरीफाई करवाता है। भले हमें एनाटॉमी की जानकारी न हो, हमें अभी फिजियोलॉजी पता नहीं है ना, कॉलेज गए ही हैं, फिर हम क्या करते हैं, गूगल निकालते हैं, चेक करते हैं, ठीक ही हो गया, ऐसा हो। तो ये दवा का दुकानदार है। अब आयुर्वेद के बारे में एक समाज में धारणा है कि आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। आयुर्वेदिक सिद्धांत का साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आयुर्वेद सिद्धांत से आयुर्वेद है, ना कि अश्वगंधा चूर्ण से आयुर्वेद है, ठीक है। हल्दी, रुचि, जो भी चीजें हैं वहां, ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां यूनानी वाले भी यूज करते हैं, ये होम्योपैथी वाले भी यूज करते हैं, आयुर्वेद वाले भी यूज करते हैं, और भी कोई बहुत सारे ट्रेडिशन है जो यूज करते हैं, लेकिन वो कैसे यूज करना है ये बताता है आयुर्वेद है, और वो सिद्धांत का साइड इफेक्ट नहीं है, यानी आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, बट जो भी द्रव्य है दुनिया में उसके इफेक्ट है, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। जैसे चावल का कोई साइड इफेक्ट है, बताइए। चावल का जनरली अपने आप पूछो तो जाएगा, साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट चावल लेगा तो वहां पर साइड इफेक्ट आ गया, लेकिन उसका गुण ही वैसा है। किसे यूज करना है, किसे नहीं यूज करना है, वो डिपेंड करता है इसके पीछे सिद्धांत क्या है। जैसे केसर बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा चीज है, यूज करना चाहिए। होता कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। दूसरा है नारियल पानी, पौष्टिक है, कहाँ होता है? समुद्री इलाका में। अब हम दोनों का केमिकल एनालिसिस कर लिए, लगभग ठीक है, पौष्टिक होने के कारण हमने नारियल पानी उठाया, कश्मीर के आदमी को पिलाना स्टार्ट किया, ये बहुत पौष्टिक है। अब केसर उठा के ले गए, राजस्थान के आदमी को खिला रहे हैं, बहुत पौष्टिक है, दोनों को तकलीफ होगा, दोनों के लिए हित है। तो जो नया रिसर्च अपना आ रहा है ना, जिसमें हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं चीजों को, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि वहां पे देश का विचार नहीं होता है, वहां पे उसको एक केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में देखा था, फिर इसमें विकृति आती है। तो हमें जब आयुर्वेद प्रैक्टिस में बैठना, तो हमें इस चीज को ध्यान देना है कि इसमें ये चीज पड़ा हुआ है, तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, कहाँ उत्पत्ति होता है, देश काल के अनुकूल है कि नहीं, और ये ट्रू आयुर्वेदा है। वरना आने वाले समय में आपका एक आयुर्वेद और एक आयुर्वेदा दो फैकल्टी बन जाएगी, जहाँ एक आयुर्वेदा होगा जहाँ पे बताया जाए कि जैसे श्रीवत्स शर्मा का एक किताब है द्रव्य गुण का, उसमें एक चैप्टर आपको देखा जाता है, वो है कृष्ण विवेचक में, उन्होंने कुमारिका का वर्णन किया एलोवेरा का। अब एलोवेरा आप लंबे समय तक पियो तो क्या होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि और ठीक है।
और आज के डेट में 200 रुपए लीटर से लेकर के 7-8 हजार रुपए लीटर तक एलोवेरा अवेलेबल है। साबुन में, तेल में, शैम्पू में, कपड़े में, हर जगह एलोवेरा है। और आप सोच नहीं सकते यार इसमें एलोवेरा क्या कर रहा है, खैर कंपनी कैरी करने डाल दिया है। कोई समझाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट वाला एलोवेरा ये मेरा वाला है, कोई कहता है कि नहीं ये मेरा नॉर्मल वाला है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, बट उन्होंने लिखा है कि अर्थ उत्पन्न होता है, तीक्ष्ण विरेचक है। फायदा क्या करता है? स्किन का कलर ठीक कर देगा, मेंसेस को ठीक कर देगा, ठीक, और उसके बाद से पेट साफ होने लगेगा। लेकिन सामने दिखना होता है एलोवेरा यूज करने से नुकसान क्या होता है कि भारत में कोई भी फूड सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस कर दो, कोई ऐसा नहीं जो लंबे समय तक लेता रहे, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं खाने वाला है। 2 3 4 6 महीने में उसके पैकेट देंगे, जवाब दे देगा या कुछ और देखने लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि अब उसे 2 3 4 6 महीने दवा बंद करने के बाद पैसा कंपनी स्टार्ट किया। उस बेचारे को पता भी नहीं है कि ये जो हम ड्रग ले रहे थे उसका इफेक्ट है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें क्या था, स्मृति भ्रंश था, कुछ याद ही नहीं रहता था, मेमोरी कम हो रही है, भ्रम है, अरुचि है, डिप्रेशन का लक्षण है, फिर पूरे बॉडी ड्राई होने पड़े हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, फीवर जैसा क्या गया अंधेरा छा जाना, आंखें छोटा होना। एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम था कि पेशेंट बोला था पहले इनकी आंखें बड़े थे अब छोटे हो रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा? यदि आप आगे ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कहाँ मिलेगा? बता सकता है कोई भी? आंखों का छोटा होना मज्जस है, ठीक है? तो आंखों का छोटा होना, कॉन्स्टिपेशन 15 साल से है। अब एक छोटा सा सिम्टम कब्ज, इसके लिए क्या है कि वो कोई भी ना कोई मेडिसिन लेंगे, दुकान खुद का था, कभी किसी कंपनी का कुछ टैबलेट खा लिया, कभी किसी का खा लिया, कभी एलोपैथिक वाला, कभी आयुर्वेदिक वाला, और इसके लिए वो खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अपना पहले कर लिए, स्थिति सागर वगैरह जितना उनको समझ में आया, तो कंपनियों ने पॉम्पलेट लेते हैं ना, सर ये वाली दवाई मेरी बीपी को बढ़ा देगा, ये मेरा पेटेंट वाला है, वो अपना यूज किया, लेकिन फर्क नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, स्लाइड नेक्स्ट। एमआरआई जो मॉडर्न में जाकर दिखाएं तुमको अल्जाइमर डायग्नोसिस है, एमआरआई में यही फाइंडिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कि विवंत बना हुआ है, तो अग्निमांत होगा, ग्रहणी दृष्टि, ग्रहणी पित्त धारा कला, मज्जा धारा कला की दृष्टि, और मल में स्नेह का होना, किसका गुण है? मज्जा धारा का, ठीक है? तो वहां पर क्या है कि अब मज्जा क्षय का लक्षण बनता है, तो वहां पर प्राणवायु अस्थि धातु। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब बीमारी बढ़ी आ गई, अल्जाइमर, क्या करें? तो 2 ऑप्शन है, या तो मॉडर्न वालों की तरह सोचे कि दिमाग का काम करने वाली दवाई कौन सी है, मिलेगा कि सहस्त्रकुटी यूज कर लेते हैं, स्मृति सागर, स्वर्ण ब्राह्मी वगैरह वगैरह यूज करते हैं, अच्छा है दवाई। पर ये पेशेंट कर चुका था अपने हिसाब से कुछ छोड़ा नहीं, 55 साल का एज है और 30 साल से दुकान चला रहे हैं व्यक्ति, तो दवाइयों के बारे में जानकारी थी। अपने लोगों ने क्या दिया, लोन भास्कर भी मिला करते, ये कहाँ का है? ग्रहणी चक्र का है। अगला सुनख्याति है, और एक ये कॉम्बिनेशन बाद में एरन मुरादी और सर्जन करता है, तो फॉलो कराकर एक साथ दिन तक काम किया गया। नेक्स्ट कीजिएगा। इसको करने के बाद क्या हुआ कि पेशेंट ने दोनों ही चीजों में कभी कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा हुआ और ब्रेन वाले प्रॉब्लम में भी फायदा हो रहा है। तो हमें ये देखना है किसी भी नाम से बीमारी आ जाए, हो सकता है जानते, हो सकता है नहीं जानते, उससे डरना नहीं है। जो लक्षण पेशेंट लिखा है, जो हमारे कहा ना हेतु पढ़ने, तो खोजना हमें यही है कि लक्षण क्या लाया है, तो लक्षण किस तरह के दोष पुष्टि को बता रहा है, उसको ध्यान देना है। और हेतु ढूंढना है इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस कॉज है। जैसे कोई महिला रोमेटिक पेशेंट है, आपको वृक्ष स्वेद वेद दवा ववा सब दे दिए और वो ऐसे घर रहते जहाँ सीलन आती है, तो मेंटेनेंस कॉज तो बना हुआ है। अब मेंटेनेंस कॉज यदि वहां पे है तो फिर आप चाहकर भी क्योर डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देना। या किसी फीमेल को आदत है कमर में दर्द है, घर पे गई और फर्श वाला यदि टाइल्स वाइल्स लगाया, जमीन में लेट के सोती है, तो वहां पर शीत में बार बार प्रकोप करता रहेगा। तो आप कुछ भी करते रहोगे, वहां पे डिजीज बार बार रिपीट करता रहेगा। इसीलिए हेतु ढूंढना है कि मेंटेनेंस कॉज खत्म हो जाए और उसका से क्या लक्षण आ रहा है, तो लक्षण से हम पकड़ते हैं कि कौन से
दोष और कौन से धातु में प्रॉब्लम जा रहा है, किसकी विकृति आ रही है, फिर वहां पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मानस चिकित्सा की बात करेंगे ना, तो असफलता क्यों आता है या मन पर ट्रीटमेंट हमारे आदमी डॉक्टर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे साथ तो एक समस्या है हम सभी के साथ कि हम मॉडर्न के चश्मे से आयुर्वेद को देखना चाहते हैं। हम अपना चश्मा हम लोग नहीं यूज करते हैं। अब सर का चश्मा खूब सुंदर हो और उसको लगाकर हम पहन लें तो क्या मुझे साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। वैसे ही क्या है कि हमारे चश्मे से उन्हें उनका साफ नहीं दिखेगा। हम कैसे उनके थियरी या उनके जांच या उनके रिपोर्ट्स को अपने साथ यदि इंक्लूड करके अपनी डायग्नोसिस बनाने में उसका हम हेल्प लेने लगे तो फिर हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गड़बड़ होता है, रिजल्ट हम चाह कर भी नहीं दे पाते हैं या देते भी हैं तो बहुत मामूली दे पाते हैं। हाँ, डायग्नोसिस अपनी हो फिर उसे क्रॉस वेरीफाई करवाते रहो, देखते रहो, फिर वो चीजें हो जाती हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं होता। क्योंकि हम आयुर्वेद वाले हैं, हमें कहा गया देव व्यापार चिकित्सा, युक्ति व्यापार चिकित्सा, शब्दों वजह। ठीक है, अब जब भी हम मानस चिकित्सा की बात करेंगे तो वहां पे देव व्यापार के बारे में चर्चा नहीं करना, क्योंकि लोग हमें तो यार कहाँ पुराने जमाना वाला समझ लेगा। लेकिन आप देखना चाहोगे ना, चरक ने वर्णन किया ही है, सुश्रुत सर्जन, एक सर्जन के लिए हर एक चीज बहुत सब्जेक्टिव होता है। वो ऐसे आप ख्याली बात नहीं कर सकते। उन्होंने आत्मरक्षा से पहले ही दे दिया, क्यों दे दिया? नहीं, कुछ तो लगा होगा जरूरत, कुछ तो समझ में आई होगी। और ऐसे जो लोग कुछ लिखते ही नहीं थे, तो जो लिखे वो लोग सूत्र में लिख दिए। तो कहीं ना कहीं देव व्यापार का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बात बताते हैं आपको, आप लोग के अचार बनता है, मम्मी लोग बनाते होंगे, महिलाएं खास करके बताएंगे, महिलाएं भी बनाती हैं, और शायद नहीं रहता। क्या आप 365 दिन अचार को निकालते हैं? एक समय आता है कि आप लोग मना कर देगा बेटा आप निकाला, खराब हो जाएगा। वैसे ही है, यदि रस शास्त्र की दवाइयां नहीं है, यदि आप कोई मुहूर्त पर दवा निकाल करके लाए हो और यदि राजस्वला काल उसको स्पर्श करते हो और उसको रिजल्ट देते हो, पेशेंट को दो रिजल्ट देते हो, और एक उस नक्षत्र में निकाल करके औषधि लाओ और उसको तुम ऐसे समय को दो, मतलब सिर्फ राजस्वला काल छोड़ करके बाकी काल में दो, आपको रिजल्ट में अंतर दिखेगा। डे फर्स्ट के रिजल्ट में अंतर दिखता है, आप करके देख सकते हैं। जैसे सर ने हेम्प के बारे में बात किया था, हेम्प का एक तंत्रोक्त योग बनता है, उसको बोलते हैं भंग हुआने, जहाँ पे पेशेंट के बॉडी में अपने आप बोलते हैं हमारे यहाँ कि रंग नहीं चढ़ रहा है, मतलब पेशेंट कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दो ही नहीं बन रहा है। और ऐसे में क्या है कि बड़े बड़े कल्प तक लोग यूज कर लेते हैं, या मॉडर्न के तो प्रोटीन विटामिन वगैरह वगैरह यूज कर रहे हैं। वैसे में जब भंगवानी इस मुहूर्त का बना हुआ लेते हो, चिपकी भर लेते हो, तो भी आपको रिजल्ट देता है। और ऐसे में कई सारे व्यक्तियों को जानता हूँ जो कि इस तरह के ड्रग को यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस को इनहेंस करने के लिए, क्योंकि वो डिवाइन है। और डिजीज जब भी आता है तो प्रज्ञा परास्त रोगस से मूल कारण, तो प्रज्ञा पर अब हम जान से गलती क्यों करेंगे? यानी हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं इमोशन से या किसी फैक्टर से हैक हो गया, ढक गया, तब तो गलती कर डाला। तो वो जो इमोशंस, जैसे पता है हमें रोना नहीं है, हमें एक दिन धरती छोड़कर जाना ही है, ये हम सब जानते हैं, सबको पता है, पर फिर भी किसी की इच्छा है कि हमें धन चाहिए, हमें फला चीज चाहिए, बने से वह मर जाएंगे। वो इमोशन जो हावी बना मन पे एकदम से गंदे तरीके से, और हमारे इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया। लड़के रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आईफोन चाहिए। ये आईफोन से क्या होने वाला है? मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, बिगड़ जाएगा। ये आईफोन 13 या 14 लॉन्च हो गया, उसके लिए एंजाइटी एकदम प्रेशर में है कि चाहिए चाहिए चाहिए। यानी इसका जो मन के भाव है ना, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इसका हैक हो गया, इसकी बुद्धि जो है वो हैक हो गई। तो इसको यदि फ्री करना है, इसको यदि फ्री करना तो वहां पर हमें देव का पास का हेल्प लेना होता है, और सबसे फास्ट रिजल्ट होता है। आचार्य ने कहा है प्रैक्टिस करके दिखे कहीं बाहर, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है ना वो प्रत्यक्ष फल दर्शनार्थ है। ऐसा नहीं कि हम आज दवाई खिलाएंगे 3 साल बाद आपको देखा जाएगा फायदा होगा नहीं होगा। दूसरा सत्वा वजह, सत्वा वजह का इतना अच्छा रिजल्ट है कि सबके मन में इमोशंस भरे पड़े हैं। कोई सास से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई किसी से, कोई किसी से। ठीक है, अब उसकी बातें को सुन लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, कुछ करना नहीं है, बैठना है, लाइट को डील करना है, उसको बोलने देना है। यदि वो बोलते बोलते रोने लगी, बहुत अच्छा बात है, वो ठीक हो जाएगी। तो ये जो बंद इमोशंस है ना,
उसको निकालना एक तत्व होगा, कुछ नहीं। जैसे कोई महिला है जो कि बहुत अच्छा थी, सब कुछ बहुत बढ़िया कर रही है। एक उदाहरण देते हैं, एक महिला थी जो बहुत अच्छा नेचर था, फैमिली बहुत अच्छी थी, बस इनफर्टिलिटी का कंडीशन था। 7 वर्ष हो गए शादी के, बच्चा ही नहीं हुआ। तो उसके मन में आया कि सास मेरी इतनी अच्छी है, ससुर मेरे अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड इतना मानने वाला है, मैं बच्चे नहीं दे पाई, तो क्यों मैं मर जाऊं ताकि उनकी दूसरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाते हैं। और इसके लिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उन लोगों ने देखा कि यार इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, मॉडर्न दवाइयाँ चलने लगी वहाँ से। अब सीरियसन से कुछ माना जाना है नहीं, वेट गेन होता है, तो वेट गेन स्टार्ट हुआ, पेशेंट सीरियस है, तो अभी तो जगेगी। 2 महीने सुलाओगे, 6 महीने सुलाओगे, 6 साल सुलाओगे, कभी तो जगने दोगे उसको। जिस दिन जगेगी फिर कूद जाएगी छत से। तो वैसे कंडीशंस में क्या है कि जब हमारे पास वो मतलब पेशेंट आए इसी चीज के लिए, बेटा इसको सुसाइडल टेंडेंसी है, तो ये क्या है कि एक मन में भाव आया उसको कि इस तरह का कंडीशन है तो मैं ऐसा कर लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। गलत था, लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट है तो चाह कर नहीं खबर कर पा रही है, तो बच देना है और कुछ नहीं देना है, बच ही देना है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है कि उसका इमोशन से एक बार निकाल दो, उसको बोलने दो, रो ले, गाल ले, फिर समझा दो और फिर उसको बच दे दो, फिर ठीक है। क्योंकि यदि आप 70 हजार की चिकित्सा करते हैं तो हमें कभी बहुत कम हो जाता है। कॉम्प्लेक्स को नहीं देना है, उसे बुलाना है, उसे रुला देना है, दे देना है, पैसे ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यदि वो पैसे दे रही है और तब रो रही है, ठीक है, अच्छा है। तो ये केस था अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, कोई कारण ही नहीं पता, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, 15 साल से इनफर्टिलिटी है। अब क्या करेंगे ट्रीटमेंट जब रिपोर्ट्स ही नॉर्मल है? बेचारी ने 6 टाइम IUI करवाया, क्योंकि लोगों ने बताया कि एक टाइम फेल होगा, दूसरे टाइम करो, फिर तीसरे टाइम करो, तो कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। 6 बार करें, एक बार IVF के लिए गई, पैसा खत्म, इलाज करो, ठीक है। मॉडर्न का इलाज है कि जब तक पैसा है तब तक आपका जांच कराया जाएगा, प्रोसीजर बताया जाएगा, तो पैसा खत्म होगा तब जाओ। उसके बाद अपन आते हैं गए, पैसे खत्म होने के बाद, सारे लोग खत्म होने के बाद हम स्पेशलिस्ट हैं, अब हम ठीक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, नेक्स्ट, ठीक है। आयुर्वेद में गई पेशेंट, ठीक है। तो आयुर्वेद में जाने के बाद क्या है कि उसका पूरा प्रॉपर पंचकर्म किया गया, पूरा उत्तर बस्ती हुआ, गर्भस्थापन चिकित्सा जो यहाँ बताया गया है, टिकट देना है, नाक के मिलाकर वगैरह वगैरह सब किया गया, ये भी बताया गया। जब नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब यहाँ पर आता है देव से, कुछ बचा ही नहीं, करोगे क्या? दवाइयां दे डाले, ट्रीटमेंट कर डाले, पंचकर्म तक कर डाले, अब बताओ क्या किया जाएगा? तो अपने आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट है रस शास्त्र, बहुत ज्यादा बुद्धि वालों के लिए है, क्योंकि कोई सोचा नहीं था कि ये लोहा को उठाकर भस्म बनाना है, सहस्त्र तक जाना है, या एक तांबा, एक अमरक, एक माइका, एक वगैरह वगैरह, तो इतना मतलब हाई इंटेंसिटी ड्रग बना देना है सामान्य चीजों को। तो ये शास्त्र अच्छा वाला है, और इस पे प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हैवी मेटल्स है, यूज करें ना करें, अपने विराजन वाले बाहर वाला तो पता नहीं, अपने वाला ही पूछेंगे कि यार आयुर्वेद दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि काम का कोई दिक्कत आ जाए, विल्सन डिजीज तो नहीं हो जाएगा? अरे इतनी बड़ी डिजीज का काम कराएंगे ना, आप सोच पड़ जाएगा कि यार अच्छा ऐसा नहीं होगा क्या? तो ये है चीजें। तो अपने दोस्त लोग या अपने जो फील्ड वाले हैं ना, ये रस शास्त्र को लेकर के ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? दवाइयां सही से नहीं बनाएंगे, जैसे कि मॉडर्न में देते हैं ना, इसका मतलब है कि लोहे का रड ला कर देते हैं, सरिया खा लो, ऐसा नहीं करते हैं, या लोहे का बुरादा ला कर देते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, हम भी प्रोसेस करते हैं, हम भी भस्म बनाते हैं, तो उसकी भी जांच है, इसको देखो, उंगली पे करके देखो क्या हो रहा है, आपको पढ़े हैं तो चीजें आपको तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आता है जियोग्राफी। हम उस समय अभी जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट ही किए थे, तो हमने सोचा कि ये केस हम लेते हैं। केस लेने के बाद पढ़ना शुरू किया, रिपोर्ट देते हैं, जिन तरह से हमने सीखा उन्हीं का खर्चा है। अब उसका हम क्या करेंगे? ठीक है, जो हमारे कॉलेज के सर लोग हैं, जो मैम हमें गाइडिंग पढ़ा रहे हैं, पूरा कंस्ट्रक्ट करा कर रखी है, तो उसमें क्या कर लेंगे? होमन भी हुआ है, ड्यूरेशन भी हुआ है, मतलब जैसा था ना कि क्या करें कि हो जाए, चलो सब कराते हैं, ऐसा वाला प्रक्रिया था। और रिजल्ट जब नहीं आया तो हम उसे क्या, चलो सड़क में देखते हैं, उसमें आया नहीं, उसकी समझा कि ज्यादा था नहीं तैयारी, तो रस शास्त्र निकालें। रस शास्त्र में एक बुक है आपका, रस रत्न समुच्चय भागवत का,
जब इसको पढ़ना शुरू किया तो बंध्या चैप्टर में गए, मैंने कहा कि यार इसमें तो सब चीजें अजीब लिखी हुई है, इस नक्षत्र में लाओ, इसका मूल दो, उसका जड़ दो, करके देखें क्या है। तो वहां पर ये जो देव व्यापाश्रय चिकित्सा में कहा गया है क्रियाग्ना कर्जा रोगा प्रशंति, यानी जो आप कर्म करोगे ना चिकित्सा का वो नष्ट हो जाता है, वो रिजल्ट ही नहीं दे पाता है। जहाँ तक व्यापाश्रय इंट्रोड्यूस होता है, मतलब आप देख रहे हो ट्रीटमेंट सही चल रहा है, डायग्नोसिस सही चल रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं फैक्टर में देव व्यापाश्रय रहता है, इसके हेल्प लेने से ठीक हो जाता है। या पारायण प्रार्थना वाले प्रक्रिया से जब चल रहे थे तो भी देव व्यापाश्रय कवर कर लिया जाता है, क्योंकि हमारा हाथ में वो चीजें थोड़ी देर के लिए भगवान दे देते हैं कि लोग ये कल्याण कर रहे हैं, बट वो चाह कर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हम चाह करके इसमें कर रहे हैं, वो हो जाता है, तुम्हारे में वो चीजें आ जाती है, इंट्यूशन हो जाते हैं, क्या इसको ये चीज दे देते हैं जो सर ने बताया। तो हमने उसमें देखा कि एक संक्रमित देव व्यापाश्रय चिकित्सा में एकांता देवी पूजन है, तो हमने उनसे बोला कि सब करके देखिए, एक ये करा लो, करा करके देखो, तो वो हमसे बोले कि होता है किसी का, हमने कहा कि लिखा है तो होता होगा, क्योंकि यार ये पारा का भस्म बनाने की विद्या बता रहे हैं, तो ये चीजें कर रखते हैं वो क्रिटिकल ब्लॉक ओपन करना, छोटी मोटी चीजों के लिए तो दवाइयां नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है। और उसी चक्कर में आप देखना दवाइयां हैं, हीरे भस्म से बनी एक से एक महंगी दवाइयां हैं, वही उन्होंने इसका वर्णन किया। तो हमने इसको बोला कि करा, तो प्रोसीजर लिख करके हमने जीरोक्स करा करके उनको दिया। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। जब वो पूजन कंप्लीट हुआ, उनका प्रोसीजर जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद से श्वेत कंटकारी मूल का प्रयोग हमने करवाना शुरू किया, फिर हुआ और प्रेगनेंसी कंसीव। अब हमारे पास तो इधम आगम सिद्ध अप्रत्यक्ष फलदर्शना रिजल्ट आ गया। अब इसे हम आप जिस रिसर्च पेपर में छापना चाहो छाप दो, कहीं छूट नहीं होने वाला, लेकिन ये आपको दिखा, ये सामने आपको दिखेगा। दूसरा चीज आपको एक चीज देखना कि भारत में ऐसे पूरे विश्व की स्टडी करोगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं। कहीं रेकी है, कहीं पे प्राणी हीलिंग है, कहीं पे अपने यहाँ मंत्र चिकित्सा बोला गया है, मणि चिकित्सा बोला गया है, यानी सब जैसे वो होता है। तो फिर कहाँ से ये इतने समय तक सर्वाइव करता है? एक सबसे फास्ट इमरजेंसी होती है स्नेक बाइट का, सांप ने काटा, अब वो नहीं पूछने आने वाला है कि आपको दम है क्या, ये कीड़ा काटा दम है क्या। और आप देखोगे कि जहां बीमारी होती है जो ज्यादा, वहां पे लोग उसका ट्रीटमेंट ज्यादा जानते हैं। तो एक दिल्ली में रहने वाला या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला आदमी भले स्नेक बाइट नहीं जानता, पर एक केरल में रहने वाला आदमी जरूर जानता होगा, या मलयालम में रहने वाला, सॉरी मेघालय में रहने वाला आदमी जरूर जानता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होता है, नमी ज्यादा है, इंसेक्ट्स ज्यादा होंगे, तो काटेंगे तो आप ट्रीटमेंट कराओगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी जाकर तो मिलोगे, कुछ तो ट्रीटमेंट कराओगे। तो वहां के जो लोग होंगे ना, या जो वहां के डॉक्टर, उनके पास दवाइयां उपलब्ध होंगी, उन्हें तरीका ही पता होगा, और जहाँ पे वो चीज है ही नहीं, क्या जानते हैं बेचारे। तो आप जाकर देखोगे कि वहां के ट्रेडिशन में, साउथ के केरल के ट्रेडिशन में मंत्र के द्वारा चिकित्सा करने वाले बहुत लोग, ठीक है। पहले थे, अब तो स्नेक बाइट के केसेस कम हो गए, बट अभी भी है, स्टिल है। अपने यहाँ जब झारखंड में जाते हो, धोनी को कितने लोग जानते हो? महेंद्र सिंह धोनी सबको जानता है। महेंद्र सिंह धोनी को नी पेन है, पता है ना? वो ट्रीटमेंट लेने के लिए ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैसे का अभाव है या दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है, ले सकते हैं, और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रांची से 70 किलोमीटर दूर जाते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ट्रीटमेंट कौन करता है, और जो करता है ना ट्रीटमेंट उन्होंने से, और वो 20 रुपए या 70 रुपए कुछ लेते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, और दवा के भीड़ लगता है, उनके पास 200-250% है, धोनी भी जाता है उसमें। अपने आचार्य ने बोला है ना कि बनवासी जाकर ट्रेनिंग लो, वो तो क्या है ना आचार्य, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। अब वो क्या ड्रग यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बात जाकर देखने वाली है, बट वहां रिजल्ट आ रहा है। और कौन ऐसे नहीं है कि कोई 20 साल से 200% पर डे देख रहा है, सिर्फ कोई थियरी नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि झूठ का बाजार पूरे दिन चलेंगे, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उनका ना बोर्ड है ना कुछ है, स्पेशली उनसे मिलने आपको जंगल में जाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, और बड़े बड़े लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्योर डेवलप करके दे रहे हैं। तो हमें जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो हमें अपने शास्त्र को एज इट इज देखना है, और अपने आंख और कान उनका खोल कर रखना है।
कहीं कोई कुछ कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं, छोटा बच्चा है, दौड़ा गिर गया, मम्मी उठाती है, फूंक मार देती है, जहाँ फूंक लगा, अब बच्चा फिर खुश होकर खेलने लगता है। तो ठीक है, प्लेसिबो है, मान लिया गया, पर गिरा, उसके मन को दुख लगा, हमने फूंक मारा या मम्मी ने पुचकार दिया, दुलार दिया, स्नेह किया, तो ठीक हो गया, तो उसका वेदना तो खत्म हो गया ना। जरूरी है कि हम मूर्त ड्रग ही देंगे तभी ठीक होगा। हम बात सुन लिए, किसी को सांत्वना दे दिए, खुश हो गया, ठीक है, वो भी चिकित्सा है। तो हमें हर बार इस ये मन में भाव नहीं रखना है ना कि हमें प्रक्रिया से ही जाना है, दवाइयां ही देनी है, चिकित्सा ही करना है। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब ये हमारे सदगुरु जी का टैगलाइन है, वैद्या समृद्धा। ये क्यों है? आप सभी लोग जो गलती से आयुर्वेद में आते हैं, उनकी संख्या कितनी है? गलती वाले हैं, ठीक है। क्यों आप एमबीबीएस करना चाहते थे? क्यों करना चाहते थे? माल पाने के लिए, एकदम सही बोले हैं, ठीक है। कि वो समृद्ध दिखते हैं, वो समृद्ध हैं, तो हम भी समृद्ध बनना चाहते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि यदि हम उस प्रक्रिया में जाते हैं, उस मेडिसिन लाइन में जाते हैं, तो हम धनी होते हैं। ये हमारी मतलब एक तो क्या हाइपोथेसिस है। जरूरी नहीं सारे एमबीबीएस वाले बहुत रिच होते ही हैं, बट जनरली देखा जाता है तो लाइफस्टाइल अच्छा है। तो और हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने अपने समाज में फेल्योर्स की संख्या ज्यादा देखी है। क्यों देखें? इसलिए 3 कारण। पहला कारण है, हमने जो देखा कि जो वैद्य के रूप में उपलब्ध है पुराने वाले 70 के आसपास को जिनके स्टार्ट किया था, तो उनके पिताजी ने आयुर्वेद पढ़ा था, क्या हो सकता है दादाजी ने आयुर्वेद पढ़ा था, ठीक है। दादाजी ने आयुर्वेद पढ़ा माने कि सर समझता मेरे दादाजी के पिताजी ने पढ़ा, पूरा अच्छे वाले विधि बन गया है। उनके पास में दादाजी ने सीखा, उनके कुल ज्ञान का मात्र 40% सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके क्षेत्र में हर एक फील्ड का पेशेंट पहुंचे। हो सकता है किसी एरिया में ज्वाइंट पेन के केस ज्यादा, किसी वैद्य के पास गायनी के केस ज्यादा, किसी के पास खांसी वाले केस ज्यादा, किसी के पास पेट वाले केस ज्यादा। तो जो मैक्सिमम केसेस आता है वही मेरा स्टूडेंट सीखेगा, और जब वही सीखा तो माने कि कुल ज्ञान का 40% सीखा, अब उनके ज्ञान का 40% सीख रहे हैं, तो वो फॉर्मूला सीखा कि मास्टर में संख्या मिला करके देंगे, पेट सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पास इन्फॉर्मेशन करता है, अब उनके पास मैंने कोई हम चले गए सीखने के लिए, सिखा दीजिए। अब वो 3 ही दवाई जानता है, आयुर्वेदिक नुस्खा घोष मिला कर देना, हिंगवास्टर नुस्खा घोष मिला कर देना, और लॉन्ग भास्कर को घी के साथ देना, क्या सिखा दें? यही 3 है मेरे पास फॉर्मूला। तो क्योंकि उसने आयुर्वेद को फॉर्मूला बेस्ड बना दिया, गुण बेस्ड नहीं, वो वाली जो चिकित्सा की बात है वो रही ही नहीं वहाँ पे। अब चूंकि ये देख रहा है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसी तरह के हेतु सेवन करते लोग आते हैं, इसलिए 2-3 फॉर्मूले ज्यादा काम करते हैं। अब वो देगा नहीं तो आपको दुनिया भर की बातें समझाएगा, तो फॉर्मूला नहीं देने वाला है। फिर हम कहते हैं कि आयुर्वेद वाला सिखाते नहीं, तो हम सीखने गलत जगह गए हैं। पहली बार तो खुद आयुर्वेद में परिपक्वता को नहीं प्राप्त किए हैं। दूसरा चीज क्या है कि वो अपने आप, क्योंकि उसने आयुर्वेद को नहीं सीखा है, और आयुर्वेद वाले राजवैद्य होते थे, ठीक है। तो राजा की परंपरा नष्ट हुई, तो राजवैद्य की परंपरा नष्ट हुई, और क्योंकि राजा के वैद्य थे इसलिए पैसा लेंगे नहीं, तो फ्री में दवाई देना है। अच्छा, आप इसके साथ कितने लोग सत्यनारायण शास्त्री का नाम जानते हैं? आप जानते हैं? चरक संहिता आप उठाकर देखिएगा, विद्युतीय टीका वाला, उसमें आप देखिएगा सत्यनारायण शास्त्री जी का सिग्नेचर है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निजी चिकित्सक थे, पद्म भूषण थे। उनका एक वाक्य है कि राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थमा का प्रॉब्लम, वो भी सीमांत थे, तो उन्हें अस्थमा की जो प्रॉब्लम डेवलप हुई थी और वो दिल्ली में ट्रीटमेंट ले रहे थे, स्थिति ज्यादा बिगड़ा तो वो बनारस है, सत्यनारायण शास्त्री जी उनका ट्रीटमेंट किए। और उसमें बोला जाता है क्योंकि जब सत्यनारायण शास्त्री ये धराधाम छोड़ करके गए थे तो उनके प्रशंसा में एक चौखम्मा से बुक पब्लिश हुआ था, जहाँ अभिनंदन के लिए उनके ऊपर, और विश्वनाथ जी द्विवेदी सर बताएंगे अच्छे से, विश्वनाथ जी द्विवेदी सर और विक्रम जी आचार्य जी के ऊपर उनके प्रशंसा में बुक्स छपे थे। तो उसमें एक वाक्य ये वर्णन था कि उन्होंने काल भैरवाष्टकम का मतलब के मंत्र द्वारा की अस्थमा को ठीक किया। तो ये सामने मतलब देखा हुआ वाक्य है, यानी वो लोग उस तरीके से आयुर्वेद को देखते थे।
हम अब उस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। या ग्रह की चिकित्सा की जहाँ पे बात आती है, पूछना या आपका इस तरह का जो भी वर्णन है आप लोग देखते होंगे, वो चैप्टर छूटे ही नहीं है, क्योंकि यार ये तो आउट ऑफ द, ये नहीं होने वाला है। या अपस्मार उन्माद में भी अगर आप लोग देखते हो तो आदमी उसको बहुत इग्नोर करना पड़ता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या है, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है, सक्सेसफुल प्रैक्टिस करना है, तो आपको पहले ग्रंथ को एज इट इज ही मानना पड़ेगा। उसमें ज्यादा अल्टरेशन करने पर वो जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो नहीं आने वाला है। जैसे आज हमारे सर से बात हो रही थी कि यदि च्यवनप्राश में हम लोग गुड़ मिलाकर के बनाते हैं, यदि हम लोग उसमें से मिश्री को हटा देते हैं, सीता को हटा देते हैं, गुड़ मिलाकर बनाते हैं, तो क्या वो च्यवनप्राश रहेगा? और जब वो च्यवनप्राश नहीं रहेगा तो वो जो रसायन का गुण लिखा हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ गुण कल्पना अलग है, बहुत साल सब देखिए आपको है, लेकिन वहां उन्होंने सीता लिखा तो सीता कुछ मतलब होगा, ठीक है, टैबलेट्स बना दो, कैप्सूल बना दो, क्यों बनाना है भाई? च्यवनप्राश की जगह दो, इसमें इतना अल्टरेशन क्यों? इससे ज्यादा होगा ना कि जब ज्यादा उस पर लेयरिंग की जाएगी ना, लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं और जब वो ज्यादा मेकअप कर ले तो नहीं चलता वही है दूर जाते चेहरा है तो चले कि सब वही है। तो ये है कि आयुर्वेद जो मेरा है वो उस रूप में तो रहे, जब तक उस रूप में हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। दूसरा चीज, जब भी आप लोगों को कभी हेल्प की जरूरत हो, कोई पेशेंट होता है, कोई ट्रीटमेंट में केस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, किससे राय है? तो राय हमेशा उनसे लीजिएगा जो प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज क्या है कि 2 महीने के बच्चे के लिए कटुनांगियादी कथाएं बता दिया जाएगा, बच्चा पिएगा नहीं, ठीक है। लाल मिर्चे के काढ़े से आप आपके रोग ठीक कर सकते हो, वो बहुत सारे हैं उसके, लेकिन लेगा कैसे? नहीं लेगा। तो आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ ये चीज ध्यान देना है कि मुझे हेल्प किससे मांगनी है। जो प्रैक्टिस नहीं किया वो ऐसे भी दवाई ना होता है जो आपको फायदा नहीं करे, अक्सर होता है स्टार्टिंग के केसेस में ऐसे ज्यादा चीज देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो हम लोग जो है धनवंतरी के बड़द पुत्र हैं, क्योंकि आप लोग धनवंतरी वाले हैं और धनवंतरी की बहन है लक्ष्मी, तो वो क्या है गुस्साई नहीं है। सोचिए कहीं ना कहीं भाई की बात नहीं सुनते होंगे, पापा की बात नहीं सुनते होंगे, तो इसलिए हमें इन पे भरोसा रखना है और इन पे भरोसा रख करके अच्छे से इनके बताए हुए बातों को फॉलो करना है। यदि करेंगे तो ही हमें पाएंगे, तो ही हमें सब कुछ मिलने वाला है, धन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यदि हम सोचे कि इन चीजों को बाईपास कर दें, तो बाईपास करने के चक्कर में नेक्स्ट कीजिएगा, बाईपास करने के चक्कर में क्या होता है कि आप मूल चीजों को खो देते हैं। जब मूल चीज खो जाएगा फिर कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर खुद आप में संतोष नहीं होता। आज जब हम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे ना दोपहर में, बहुत लोग मेरे आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी मिलती 70,000 80,000 है, बोला सर यहाँ आने वाला है एडमिट करना चाहिए, गलती कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए रामचरितमानस लिखा गया, किसी और के लिए नहीं लिखा गया है। अब जब उन्होंने लिख दिया फिर लोगों का कल्याण कर रहा है, तो स्वांता सुखाय आयुर्वेद पढ़िए, स्वांता सुखाय कीजिए खुद को, वरना एक छोटा सा छाई जिसको प्लाज्मा या प्लाज्मा बोल रहे हैं वो तक ठीक नहीं कर पाते। और दूसरी चीज है कि बड़ी बीमारी के बारे में सोच नहीं पाते, छोटी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ज्वर ठीक नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि हमें अपने साथ में ठीक नहीं हो रहा। पहले साथ में रखिए, उसके बाद अपने सुख के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सब होता है, जो चाहोगे सब कुछ।